हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो मेरा नाम चेतना वर्मा है और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है उभरती शक्तियाँ। तो ये जो टॉपिक है उभरती शक्तियाँ, ये MPS 02 की बुक का एक टॉपिक है और पॉलिटिकल साइंस के मतलब MPS 02 ये मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस के ये इग्नू का भी एक चैप्टर है और जो DU है सोल से जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं स्टडी उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उभरती शक्तियाँ हमेशा ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में आता है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे इग्नू हो या फिर आप CBSE के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप DU से कर रहे हैं, ओपन से कर रहे हैं, SOL से कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें मैंने इस चैप्टर में जो भी चीज़ें शामिल थी उसमें जैसे कि आप इग्नू की बुक्स अगर आप देखते हैं काफ़ी लेंदी लैंग्वेज में वहाँ पे जो है हार्ड लैंग्वेज में वहाँ पे लिखा होता है, बट उसी लैंग्वेज को यहाँ पे मैंने इजी करके आपके लिए और सारे ही पॉइंट्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसके बाद हम लास्ट में इसके इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी देखेंगे कि इससे क्या इम्पोर्टेंस क्वेश्चन इस पर बनते हैं इस टॉपिक पे, और आप क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका जैसे कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, 10 मार्क्स में आप क्या लिखेंगे और क्या क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो जैसे कि ये आपकी बुक का एक चैप्टर है, मैं आपको दिखा दूं तो ये इग्नू की MPS 02 की बुक है और ये आपका चैप्टर है उभरती शक्तियाँ। इसमें आप देख सकते हैं कितना लेंदी जो है ये बताए गए हैं सारे पॉइंट्स। तो मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में और हम जो है सभी पॉइंट्स को शॉर्ट में जानेंगे। इसके फुल नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे और अगर आपको इसमें मतलब कुछ भी ऐड आपको करवाना चाहते हैं, आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन चाहिए इसके उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हम जानेंगे उभरती शक्तियाँ क्या होती हैं। तो उभरती शक्तियों को हम ये भी कह सकते हैं मध्य स्तरीय शक्तियाँ। इस चैप्टर में जैसे कि बताया गया है इसे मध्य स्तरीय शक्तियाँ यानी कि जो मध्यम श्रेणी की होती है, जो मिडल पावर्स होती है, इंग्लिश में इसे मिडल पावर्स बोलते हैं। यानी कि जो है ये तो ना ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ज़्यादा छोटी होती हैं, ये शक्तियाँ जो होती हैं मध्यम श्रेणी की होती हैं और ये जो मध्यम श्रेणी में इनकी जो गिनती की जाती है ये इसी में जो है रहना चाहती हैं, क्योंकि अगर ये किसी बड़े शक्ति के साथ शामिल होंगी तो इन्हें उसके नियम कानून मानने पड़ेंगे, और अगर ये छोटे के साथ शामिल होती हैं तो इसे उसके जो है उसके सहायता करनी पड़ेगी, उसके साथ शामिल होना पड़ेगा। तो ये क्या करती है अपने जो भी जैसा चल रहा होता है इसका मतलब कि जो भी इसके नियम कानून होते हैं ये अपने पे ही जो है उसी को मानती है और मध्यम श्रेणी में रहकर ही इसको गर्व महसूस होता है। तो कौन है ये आखिर मध्यम स्तरीय शक्तियाँ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो कुछ देश ऐसे थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, देश जो है दो खेमे में बट गया था। एक तरफ था अमेरिकी गुट और एक तरफ था सोवियत गुट। तो ये दो खेमे में जब देश बट गया तो एक तरफ कुछ देश ऐसे थे जो कि ना जो है अमेरिका के साथ शामिल होना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ के साथ शामिल होना चाहते थे। तो इन देशों ने क्या किया, अपने ही एक अलग ग्रुप बनाए और उनके लिए ही अपना जो है कार्य किए। तो इन ग्रुप्स को ही कहा जाता है मध्यम स्तरीय शक्तियाँ, क्योंकि ये किसी भी शक्तियों में किसी बड़ी शक्ति में शामिल नहीं हुई और अपने ही एक अलग शक्तियाँ बनाई और उसके लिए इन्होंने कार्य किए। हाँ, पर इन्होंने इस जो शक्तियाँ थी, बड़ी शक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ, उनको सपोर्ट किया था इन्होंने जो है, पर उनमें शामिल नहीं हुई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा मध्य स्तरीय शक्तियाँ कौन थी और इन्होंने मतलब कैसे जो है अपना जो है नियम कानून अपने चलाए। तो इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शीत युद्ध के अंत तक जो देशों की शक्ति स्थिर रही हैं उसे मध्य स्तरीय शक्ति कहा जाता है। यानी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आगे तक भी ये शक्तियाँ क्या रही, स्थिर रहीं। मतलब कि इन्होंने ना तो अपनी शक्तियों में ज़्यादा बढ़ावा किया ना ही ज़्यादा घटाया, अपने जो है जैसा मतलब इनका चल रहा था उसी में इन्होंने अपनी इमेज बनाए रखी। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है ये मिडल पावर्स होती हैं, मध्यम शक्तियाँ होती हैं। ऐसे कुछ देश होते हैं जो कि एक समान रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ये देश हमेशा जो है शांति का और सहयोग का जो है निर्वहन करते हैं और हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो इसमें मध्य स्तरीय शक्तियाँ कहा जाता है इन्हें, और ये समय के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाते भी रहते हैं। यानी कि समय के साथ जो है ये चेंजेस भी लाते हैं, पर जो है किसी बड़ी शक्ति में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें मध्यम स्तरीय शक्तियाँ कहा जाता है।
तो इसका हमें समझ में आ गया है कि मध्य स्तरीय शक्तियाँ कौन होती है। इसके बाद हम जानेंगे इसके प्रमुख उपागम क्या है, यानी कि हम कैसे जानते हैं कि ये मध्य स्तरीय शक्ति है। कोई भी देश है, हम कैसे जानेंगे कि ये किसी उच्च श्रेणी में आती है या मध्यम श्रेणी में आती है या उससे भी जो है कम नीचे की जो होते देश होते हैं उनमें आती है। तो इसके बारे में हम जानेंगे मध्य स्तरीय बोध के प्रमुख उपागम। इस पर क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे जाते हैं इसके प्रमुख उपागम क्या हैं, तो ये आप जो है ये चारों पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको ये लिखने हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सबसे पहला है स्थिति का महत्व। स्थिति का महत्व यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी की देश की स्थिति कैसी है, यानी कि उसका जो है उसकी जनसंख्या कितनी है, उसके जो है सैन्य शक्ति वो कैसे उसकी है, कितनी बड़ी है, इसके आधार पे हम तय करते हैं कि वो देश कितना बड़ा है या कितना छोटा है या वो फिर मिडल पावर में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है स्थिति का महत्व। तो स्थिति का बहुत बड़ा महत्व होता है ये जानने के लिए कि वो जो देश है वो किस श्रेणी में आता है। तो स्थिति का महत्व हम कैसे जानते हैं? स्थिति के आधार पर इनकी व्याख्या, इनकी पहचान, जनसंख्या, आकार, अर्थव्यवस्था, उसकी शक्ति, सैन्य शक्ति के बारे में पता चलता है। यानी कि जब हम किसी देश की पॉपुलेशन जानते हैं, उनके जो भी वो सैन्य हथियार क्या यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो जो देश है वो कितना बड़ा है। अब जैसे कि इंडिया का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसने अपनी परमाणु शक्ति दी थी जब इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी इसने जो है अपनी परमाणु शक्तियों के बारे में लोगों को बताता रहता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये अपनी शक्तियाँ दिखाता रहता है। तो इसलिए इस जो भारत है उसको एक शक्ति संपन्न देश कहा जाता है और इसके पास जो है हथियारों में भी सैन्य शक्ति बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको। तो जो है जब भी हम किसी देश की सैन्य शक्ति देखते हैं या फिर उसकी जो पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसके आधार पर हम तय करते हैं कि वो देश कितना बड़ा है। इसलिए इंडिया को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा जो है शक्ति कहा जाता है। इसकी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत है और यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और नेक्स्ट आता है भूगोल की भूमिका, यानी कि जो है उस देश का कितना बड़ा भौगोलिक है, वो भौगोलिक तौर पे कितना बड़ा है, इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो हमें पता चलता है कि वो शक्ति कितनी बड़ी है। तो किसी देश की भौगोलिक शक्ति के आधार पर उस देश का मध्य व बड़ा या छोटा कहलाता है, यानी कि उसकी भौगोलिक शक्ति कैसी है उसके आधार पर वो मध्य, बड़ा या फिर छोटा कहलाता है। मानकीय उपागम, मानकीय उपागम यानी कि नैतिक मूल्यों की भी यहाँ पे बात होती है। और यानी कि मानकीय उपागम क्या होता है? जब भी जैसे कुछ देश होते हैं जो कि अपने नैतिक मूल्यों पे ही चलते हैं, यानी कि जो है वो सोचते हैं कि हम सहयोग करेंगे, शांति की स्थापना करेंगे, तभी क्या है हम जो है अपने नैतिक मूल्यों को आगे रख कर ही अपने देश को चलाएंगे। तो इससे भी डिसाइड होता है कि वो कौन से स्तर की शक्तियाँ हैं। और चौथा है लास्ट जो है आपका पॉइंट, वो है व्यवहारवादी उपागम, यानी कि व्यवहारवादी उपागम उस देश का व्यवहार कैसा है और इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जो है उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में अगर हमें पता होता है तो हम क्या करते हैं उसकी जो है उसके कौन सी श्रेणी में है वो देश, इसका हमें पता चलता है। तो व्यवहारवादी उपागम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मध्य स्तरीय शक्तियों को पहचानने के लिए। तो ये सब थे मध्य स्तरीय बोध के प्रमुख उपागम। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो मध्य स्तरीय शक्तियाँ होती है, मिडल्स पावर्स होती हैं, ये जो है हमारे गतिविधियों को कैसे जो है आगे बढ़ाती है, यानी कि हमारे जो भी काम है किसी देश के, तो उनको ये कैसे जो है इम्पैक्ट करती है और कैसे उनकी हेल्प करती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मध्य स्तरीय शक्तियों की गतिविधियों का श्रेणीकरण यहाँ पे किया गया है। श्रेणीकरण यानी कि उन्हें जो है डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है और किस तरह ये काम करते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो पहला है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब यही होता है जब हम कोई शक्ति है, जैसे कि भारत है, इंडिया है, उसने क्या किया था जब दो शक्तियों में बढ़ गया था हमारा पूरा देश, जब सोवियत संघ था एक तरफ अमेरिका था, तो उसने क्या किया था, भारत ने उसने सबको सहयोग दिया था कि मैं जो है अपन तुम्हें जो भी ज़रूरत तुम्हें जिस चीज़ की होगी वो मैं दूंगा और जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे होगी वो मतलब हम दूसरे देश से लेंगे। तो ये सब जो है दिया गया था, भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ से ये संधि की थी। तो इसने क्या किया था, उनको जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी वो उसको प्रोवाइड करवाई थी और जो भी उसको नियम कानून उनको बनाने थे उसको भी इसने जो है अपने बताया था उसके बारे में। तो इसलिए इसे पथ प्रदर्शक कहा जाता है भारत को।
क्योंकि इसने जो है शीत युद्ध के टाइम पे इस ऐसी भूमिका निभाई थी कि इसने सब शक्तियों को जो है पथ प्रदर्शक किया था। सुगमकर्ता भी कहा जाता है, यानी कि ये जो भी कार्य करते हैं उनका क्या ये जो है अब किसी शक्ति पे इम्पैक्ट डालते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। सुगमकर्ता भी इन शक्तियों को कहा जाता है। और एक प्रबंधक होती हैं ये शक्तियाँ। प्रबंधक यानी कि सभी शक्तियों के कार्यों का ये प्रबंध करती हैं कि कोई जो है देश क्या कार्य कर रहा है इनको सब पता रहता है, पर ये जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती है और जो है उनका प्रबंधक जो है बनती हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ जो होती हैं वो इन्हीं से जो हर चीज़ जो है पूछ के करती हैं। जैसे कि जब शीत युद्ध हुआ था उस टाइम पे अमेरिका ने क्या किया था, भारत को अपना उसमें शामिल तो नहीं हुआ था, भारत ने अपने शामिल होने से इनकार कर दिया था, पर इसने क्या किया था, उसको जो है सपोर्ट किया था। तो अमेरिका ने इसकी हेल्प ली थी, इसकी मदद करके जो है सारी अपनी जो है जानकारियाँ ली थी इससे, और भारत जो है अमेरिका का प्रबंधक बन गया था इस टाइम पे, इसलिए इन्हें प्रबंधक भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कुछ उभरती शक्तियों के बारे में, मतलब ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी। पहला तो एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे दे दिया है भारत का, तो इसने 1950 और 60 के दशक में गुट निरपेक्षता आंदोलन का नेतृत्व करके कौशल का परिचय दिया था। यानी कि इसने गुट निरपेक्षता आंदोलन जब चलाया, गुट निरपेक्षता आंदोलन क्या था, इसने जो है किसी भी देश में शामिल ना होकर अपना एक अलग गुट बनाया था, और अपने जो भी अलग गुट बनाया था उसके जो है काफ़ी जो है लोकप्रियता बढ़ी थी, यानी कि उसमें काफ़ी लोग जो है उससे प्रभावित हुए थे कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, जो कुछ देशों में शामिल होना चाहिए हमें, यानी कि अपना एक अलग देश बना के, कुछ देशों में शामिल ना होकर हम अपना एक अलग देश बनाएंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। तो एक भारत भी जो है एक उभरती शक्ति बना था शीत युद्ध के टाइम पे 1950-60 के दशक में, जो है इसने ये आंदोलन चलाया था, गुट निरपेक्षता आंदोलन, और काफ़ी जो है इससे लोगों को प्रभावित किया था। और सेकंड था ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी बहुपक्षीय उपागम को विकसित कर व्यवहारिक रूप दिया था। इसने भी बहुपक्षीय उपागम को, यानी कि जो है सभी जो भी स्तरीय शक्तियाँ होती हैं उन सबको जो है इसने महत्व दिया था और उसको व्यवहारिक रूप में लाया था। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और भारत को भी जो है उभरती शक्तियों के बारे में जो है इन्हें माना जाता है उभरती शक्तियाँ। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाता है उभरती शक्तियाँ कौन सी हैं, आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो भी है उन्होंने मतलब कैसे अपने आप को अलग रख के जो है अपने जो भी है नीतियाँ चलाई थी, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया था, इसके बारे में फिर आपको यहाँ पे बताना है। और इनकी क्या गतिविधियाँ होती हैं, अगर इस पर क्वेश्चन बनता है तो ये सब, अगर क्वेश्चंस की मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की बात करूँ तो जो भी मैंने ये हेडिंग्स ली हैं, जो भी जिस पे भी टॉपिक्स पे हेडिंग्स लिए हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनेगा। अगर मेरा ये टॉपिक है कि मध्य स्तरीय बोध के प्रमुख उपागम क्या है, तो इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन भी एक्चुअली यही होता है इग्नू में, क्योंकि वो अपने टॉपिक्स को लेकर ही क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे कि मध्य स्तरीय बोध के प्रमुख उपागम क्या है, तो मैंने आपको ये सारे उपागम बता दिए, यानी कि वो जो देश है वो किस उससे जाना जाएगा कि वो मध्य स्तरीय। तो इसमें क्या क्या आता है, स्थिति का महत्व, यानी कि उसकी देश की स्थिति कैसी है, उसकी जनसंख्या कैसी है, उसकी सैन्य शक्ति कैसी है, इसको लेकर हम अगर जानते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मिडिल पावर्स हैं या फिर जो है एक बड़ी शक्ति है। और दूसरा होता है भूगोल की भूमिका। भूगोल की भूमिका के आधार पर हम जानते हैं, और मतलब ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं सारे, जो भी 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे आपको इन सब के बारे में बता चुकी हूँ, तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगर आपका जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आपको 4 के 4 पॉइंट्स उसमें एक्सप्लेन कर देने, और आपका जो है 4 to 5 पेज इसका ये पूरा आंसर होना चाहिए। मध्य स्तरीय शक्तियाँ आपसे अगर पूछा जाता है क्या होती हैं, अगर ये जो है आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाता है, या फिर आपके लास्ट में इग्नू में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कुछ आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उसको क्या कहा जाता है, इसमें से किसी 2 की व्याख्या कीजिए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये छोटा क्वेश्चन आपका बन सकता है, मध्य स्तरीय शक्तियाँ क्या होती हैं। तो मध्य स्तरीय शक्तियाँ क्या होती हैं, जो कि ना ही ज़्यादा बड़ी शक्ति होती है, जो ना ही ज़्यादा बड़े देश होते हैं और ना ही छोटे देश होते हैं, ये मिडल पावर्स होती हैं, मध्य शक्तियाँ होती हैं। और आप जो है अपने नियम कानून जो उसने बनाए हैं उसी को ये लागू करती हैं, और भी हमेशा जो है एक स्थिर रहती है, स्थिर इनकी शक्ति बनी रहती है हमेशा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसे कई देश थे जो इसमें शामिल थे।
इसके बारे में फिर आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आपको जो है मैंने जैसे कि आपको सिर्फ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, अगर आपको उसके फुल नोट्स चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट में बताइए, ताकि जो है हम इसके फुल नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करके वो भी आपको जो है प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इग्नू से स्टडी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पे कोई भी नेक्स्ट चैप्टर अगर आप चाहते हैं, या फिर ऐसा चैप्टर जो आपको जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके दिए हुए टॉपिक्स पर ही तैयार करेंगे। तो जिसके जितने ज़्यादा हमें टॉपिक्स के जो है कमेंट्स मिलेंगे, हम उसी पे अपना नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।